तो पहला ही है जैसा आपका, आप लिखेंगे इसमें वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा पहला जो चैप्टर है इसका, यूनिट नंबर 1, उसमें 3 चीज़ें दी हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा। तो पहली आती है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ इसमें लिख लेंगे आप, वैदिक साहित्य में शिक्षा को, वैदिक साहित्य में शिक्षा को विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से शिक्षा के 2 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है व्यापक अर्थ, वाइड इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है व्यापक अर्थ में, इसमें मनुष्य को सभ्य और उन्नतिशील बनाने की कोशिश की है कि ये एक व्यापक पाठ्यक्रम रख दिया गया है इसका, लॉन्ग लाइफ एजुकेशन, पूरे जीवन भर चलने वाली शिक्षा। अगर हम अपने जन्म से लेकर के अब तक की यात्रा को देखें हम, तो शुरुआत में हमें परिवार से शिक्षा मिलती है। हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं और परिवार हमारी पहली पाठशाला होती है, वहाँ से हम सीखते हैं, है ना। अपने जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं या परिवार में चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी होते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है अनुकरण करना, है ना, अनुकरण करना, सिमुलेटेड। अनुकरण का मतलब क्या है कि जैसा किसी बड़े ने किया ऐसा छोटा करेगा। अगर कूद फांद रहे बड़े तो छोटे भी कूद फांदेंगे। अगर बड़े रेस्पेक्ट कर रहे हैं बड़ों का, अपने पैर छू रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, कोई बाहर से आया है नमस्ते करिए उनको, तो छोटा भी देख करके नमस्ते करेगा। पैर छुएंगे तो छोटा भी देख करके पैर छुएगा। तो बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। तो वो हम सबका अनुकरण करता है। तो वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, सीख रहे नहीं। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में भी जाता है, स्कूल के माहौल से कुछ सीखता है, टीचर से कुछ सीखता है, अपने जो उसके, है ना। तो इस प्रकार से फिर हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, फिर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो उसके लिए भी हमें सीखने से होता है। तो सारी उम्र हम सीखते रहते हैं। अब वो सीखना क्या है, वो सीखना हमें क्या है, हमें सभ्य बनना है, हमें प्रगतिशील बनना है, हमें उन्नतिशील बनना है। तो इस व्यापक अर्थ में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि गुरुकुल में या गुरु आश्रमों में बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि वो यहाँ से जाने के बाद भी अपने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को एक सुघड़ सुव्यवस्थित बना सकें, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को वो निभा सकें, है ना। जो जो उसको जिम्मेदारी मिलेगी गृहस्थ जीवन में जाकर के उसको अच्छी तरह से वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। तो ऐसी शिक्षा को इन्होंने व्यापक शिक्षा कहा है, काम आ सकती है ना। दूसरा अर्थ इसका है सीमित अर्थ। सीमित अर्थ या संकुचित अर्थ भी हम इसको कह सकते हैं। सीमित अर्थ में हम क्या लेंगे, जो शिक्षा गुरु के माध्यम से एक पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को सुव्यवस्थित रूप से दी जाती है या दी जाती थी, उसको हम सीमित अर्थ में ले सकते हैं या उसको हम शिक्षा का सीमित अर्थ कह सकते हैं। सीमित अर्थ का क्या मतलब होगा यहाँ पर, जैसे आप लोग बैठे हुए यहाँ पर और मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपको
एक सिलेबस के तहत, पाठ्यक्रम के तहत अपनी जो मेरी पुस्तक है राइटर की बनी हुई, उसके माध्यम से आपको अपना सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको उस विषय से संबंधित ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसमें हम बंध गए, है ना, बंध जाते हैं ना, कि फर्स्ट पीरियड मैथ का है, सेकंड पीरियड इंग्लिश का है, थर्ड पीरियड साइंस का है, फोर्थ पीरियड सोशल साइंस का है, फिफ्थ पीरियड हमारा हिंदी का है, ड्राइंग का जो भी है। तो एक ड्यूरेशन बन गई, 40 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट का पीरियड है, एक वही विशेष टीचर आएगा उस पीरियड में और आपको संबंधित विषय से ज्ञान दे करके चला जाएगा। और एक इसका क्या है कि मान लिया आपने प्राइमरी एजुकेशन में आपने एडमिशन लिया है, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का स्कूल है आपका, वो एजुकेशन पूरी करी आपने। उसके बाद आप सेकेंडरी में आपने एडमिशन लिया है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की आपकी एजुकेशन है, वो पूरी करी आपने। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप फिर ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच गए। तो स्टेप बाय स्टेप 3 लेवल पर, ओनली 3 लेवल पर आप इस शिक्षा को पूरी कर रहे हैं। तो एक सीमित दायरे में बंध गई हमारी, ये पूरी लॉन्ग लाइफ नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में आप कोई या तो अपना व्यवसाय करेंगे या आप कोई किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, हैं, या आप कोई तैयारी करेंगे किसी जॉब के लिए। तो आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद तो आप सेट हो जाएंगे अपने काम के लिए। तो ये लॉन्ग लाइफ एजुकेशन नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा नहीं है, सीमित वाली शिक्षा है। एक एजुकेशन एनवायरनमेंट में आपको बिठा करके एक सिस्टेमेटिकली गुरु के द्वारा किसी विशेष पीरियड में, किसी विशेष कक्ष में, किसी विशेष प्रयोगशाला में आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा शिक्षा का स्वरूप, पहले नंबर पे। दूसरे पे पढ़ेंगे हम शिक्षा का स्वरूप। इसके 3 स्वरूप निकल करके आ रहे हैं हमारे सामने। पहला स्वरूप आ रहा हमारा निकल करके कि यह शिक्षा जो है वेदों पर आधारित है। यह शिक्षा वेदों पर आधारित है। हमारे ऋषियों ने 4 वेदों को रचित किया है, उसकी 4 वेदों की रचना की है। आध्यात्मिक जो काम है, आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, और जितना भी हमारा आयुर्वेद से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित ज्ञान है, वो सारा का सारा ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। तो उस काल में उन 4 वेदों की शिक्षा देने की कोशिश की गई है, या देते थे शिक्षा। आपको ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, इनकी शिक्षा उनको कंठस्थ दी जाती थी, उनको याद करने के लिए दी जाती थी, उनको पूरा एक पॉइंट्स उनको बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि यह शिक्षा हमारी क्या है, वेद स्वरूप है, या यह शिक्षा हमारी वेदों पर आधारित है ना। दूसरी क्या है कि यह शिक्षा परा एवं अपरा, यह शिक्षा परा एवं अपरा, यह शिक्षा वेदों पर आधारित है। ठीक है, यह शिक्षा परा एवं अपरा ज्ञान पर आधारित है। परा में कौन सा ज्ञान आएगा, अपरा में कौन सा ज्ञान आएगा। परा में ज्ञान आता है हमारा जीव क्या है, जीव, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव आत्मा का संबंध क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, आत्मा परमात्मा से किस प्रकार मिलती है, उसके मिलने के क्या तरीके हैं, क्या उसकी थ्योरी है, कौन से नियमों पर चल करके हमें भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, वो सब चीज़ें इस परा ज्ञान के अंतर्गत उन बच्चों को सिखाया जाता था। और अपरा ज्ञान में जितना भी हमारा सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान का मतलब जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज से रिलेटेड सारा ज्ञान, उसमें आपकी
भाषा जो थी उस टाइम जो थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृत का ज्ञान दिया, संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान देना। उस टाइम जो राजनीति शास्त्र रहा होगा, उस टाइम जो इकोनॉमिक्स रही होगी, उस टाइम जो आपका जियोग्राफी रही होगी, उस टाइम की जो आपकी एस्ट्रोलॉजी रही होगी, उस टाइम का आपका जो मेडिकल साइंस रही होगी, उस टाइम की आपकी जो मिलिट्री एजुकेशन रही होगी, उस टाइम की आपकी जो भी वोकेशनल एजुकेशन है, वो सब चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वेदों में भी ये सब चीज़ है, परा और ज्ञान ये वेदों के अंदर से ही निकल करके आ रहा है। वेदों में यही नहीं कि खाली धर्म के बारे में लिखा हुआ है, वेदों में भौतिक ज्ञान भी है, उसमें धार्मिक ज्ञान तो है ही, भौतिक ज्ञान भी है। हमें जब हमने जन्म लिया है तो हमें जन्म के बाद में हमें विकसित भी तो होना है, अपना विकास भी तो करना है। और हमारा विकास कब होगा? जब हमें राजनीति के बारे में भी पता हो, संस्कृति के बारे में भी पता हो, धर्म के बारे में भी पता हो, पैसे के बारे में भी पता हो, आर्थिक जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र में पैसे की जानकारी देता ना, भूगोल की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, और हमें साइंस की जानकारी भी होनी चाहिए, हमें मैथ की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। मैथ की जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम दुकान पे से सामान कैसे खरीदेंगे, कितने पैसे का कितना सामान आया, कितने हमने पैसे दिए, कितने बाकी बचेंगे, है? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैथ की जानकारी देते हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा इसका स्वरूप जो है, यह शिक्षा क्या है? धर्म और धार्मिक क्रियाओं पर आधारित थी, है धर्म और धार्मिक क्रियाओं पर आधारित है यह शिक्षा। यहाँ पर यह शिक्षा इस तरह से आ जाएगा। उस जमाने में कौन सा धर्म था? सत्य सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, हमारा सनातन धर्म है हिंदुओं का, तो वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म कह लीजिए, उसके जो मानने वाले हैं या उस धर्म के जो देवता हैं, आपका तीन त्रिदेव जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं है ना, या तीनों भगवान की बात करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वो धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। और धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें जीना है, नीति पूर्वक कैसे जीना है, धर्म सम्मत कैसे जीना है, हमें सारी चीज़ें हमें ये सिखाता है। तो इस धर्म को अपनाने के लिए कुछ हमें, या धार्मिक बनने के लिए हमें कुछ धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो हम अभी तक भी करते आ रहे हैं, कुछ चिन्ह रूप में कर रहे हों। जैसे क्या है? व्रत भी करते हैं हम, है ना, उपासना साधना आराधना, ये सब चीज़ें आज भी करते हैं हम। उपवास भी करते हैं, जाप भी करते हैं, जप योग भी करते हैं, योगा जो जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब यज्ञ भी करते हैं हम। यज्ञ बिना हमारा कुछ भी नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जब हमारा, कुछ लोग तो 11 दिन का कर लेते हैं, जसूठन बोलते हैं जिसको, कोई 1.25 महीने का करता है ना। तो वो हमारा यज्ञ से ही शुरुआत होती है, ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करते हैं। और सारी जिंदगी जो भी जितने भी हमारा संस्कार है, फिर वो चाहे हमारा जन्म दिवस संस्कार हो, चाहे हमारी शादी का संस्कार हो, चाहे और भी संस्कार है हमारे, वो बिना उसके यज्ञ के पूरे नहीं होते हैं। और बीच बीच में जब हम भगवान के नाम की कथा करवाते हैं पंडित से, वो भी यज्ञ करने आता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें धार्मिक क्रियाएं हैं। ये हमें धर्म पथ पर चलाने के कुछ विशेष अंश हैं, कुछ विशेष बिंदु हैं, जिन पर चल करके हम धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन खाली इन पर चल करके ही नहीं बनने के हम। ये तो एक छोटा सा उसका एक सीढ़ी का एक पहला डंडा है, किस पहले डंडे पर चढ़े हम धार्मिक बनने के लिए। तो उस जमाने में ये शिक्षा का स्वरूप ये निकल करके आ रहा है कि वेदों की शिक्षा दी जाती थी, परा और अपरा ज्ञान दिया जाता था, और छात्रों को धार्मिक बनाने की कोशिश की जाती थी। उसके लिए धार्मिक क्रियाओं पर उनको चलाया जाता था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पर, शिक्षा के उद्देश्य। हमारी जो विद्यालय होते हैं, हमारे जो स्कूल होते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज होते हैं, किसी ना किसी पर्पज को लेकर के वो बनाए गए होते हैं। तो वे कौन से उद्देश्य थे उस जमाने में?
जिनको लेकर के वो शिक्षा दी जाती थी, वो छात्रों में किन गुणों को डेवलप करना चाहते थे, वो छात्रों को क्या बनाना चाहते थे, है ना, तो वो हमारे उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाएंगे। पहला था इसमें ज्ञान पर बल। पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञान पर बल, एम्फेसाइज ऑन नॉलेज। वो जो थे ऋषि लोग जो थे, ऐसी शिक्षा देते थे छात्रों को जिससे बच्चों का धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और उस ज्ञान को हम किस कसौटी पर कसते थे कि बच्चे ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं है। अब तो क्या है कि हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होता है, बच्चों की परीक्षा ली लिखित रूप में, उसका बाद में फिर उसका इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया, उसको नंबर दिए और नंबर के आधार पर हमें उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाती है बच्चे के कि ये बच्चा किस तरह का है ना। तो ये ज्ञान नापने का एक स्केल है, पैमाना है, कसौटी है। लेकिन उस जमाने में ज्ञान जो था वो शास्त्रार्थ के माध्यम से उसकी कसौटी की जाती थी। बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते थे वो दूसरे गुरु आश्रम से एक आश्रम में आते थे, मान लिया एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गए, फिर वहाँ पर शास्त्रार्थ चलता था, डिबेट चलती थी। उस डिबेट में कुछ कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक के आधार पर बच्चों को बताना होता था, बोलना होता था, तो तब जा कर के उसके ज्ञान का मूल्यांकन होता था। और उस जमाने में ज्ञान को एक विवेक माना जाता था। विवेक का मतलब क्या है कि जो हमें अच्छे बुरे का पता बता सके, अच्छा क्या है हमारे लिए, बुरा क्या है, हमें कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, हमें सत्य पर चलना है या झूठ पर चलना है ना। ये सब चीज़ें ज्ञान के अंतर्गत आ जाती थी उस जमाने में। कोई प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम नहीं थी, कोई हमारी किताबें छपी हुई नहीं थी, तो वो जो ऋषि लोग जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान को वो अपने माइंड में स्टोर कर लेते थे, कंठस्थ याद कर लेते थे, ताकि आने वाले समय में भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो पहला उद्देश्य तो उनका ये था कि हम अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाएं, उनको प्रगतिशील बनाएं, उनको विनयशील बनाएं, उनको विद्याशील बनाएं, उनको हम शिक्षा इस प्रकार से दें कि आने वाला जो समय है उसमें ज्ञान में कोई कमी ना रहे इसके। दूसरा जो था इसमें आपका नंबर 2, धार्मिकता एवं ईश्वर भक्ति का समावेश। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनाने की कोशिश करते थे और ईश्वर भक्ति उसको सिखाने की कोशिश करते थे। क्या था उस जमाने में, मोक्ष जो है, मोक्ष को एक लक्ष्य बनाया गया है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब आज की बात थोड़ी है, कम से कम ईसा के जन्म से 2500 साल पुरानी बात है ये। ईसा का जन्म जब हुआ होगा उसके बाद सन 1 लगा, फिर सन 2, सन 3, सन 4, है ना, तो अब 2021 लग गया है। और ईसा के जन्म से भी 2500 वर्ष पूर्व की बात है ये, वैदिक काल की। तो उस जमाने में ज़्यादातर व्यक्ति को धर्म या धार्मिक क्रियाओं पर चलाने की कोशिश की जाती थी, वही शिक्षा दी जाती थी। तो वही उनका लक्ष्य था कि मोक्ष की हम प्राप्ति करें। भौतिकवाद की तरफ हमारा भारत जो है बहुत कम ही चला है, इसीलिए हम दूसरे देशों की अपेक्षा भौतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। आज से कम 50 साल तक इन दूसरे देशों से पीछे है भौतिक क्षेत्र में। जैसे आपका जापान है, जैसे आपका चाइना है, जैसे आपका अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन लोगों ने भौतिक तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन इनको चैन नहीं है। इनके जो आदमी हैं, इनके जो व्यक्ति हैं वो परेशान है। हम लोग इतने परेशान नहीं हैं, हम कम पैसे में भी गुजारा कर लेते हैं, जिसको निर्धनता बोलते हैं ना, हम उसमें भी गुजारा कर लेते हैं और फिर रात को चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन वो भौतिकवाद में ज़्यादा पनपे हुए हैं, उनको रात को नींद नहीं आती जब तक वो दवाई नहीं लेते हैं। तो ऐसा बुरा हाल है। तो हमारी
वो जो प्रवृत्ति है वो शुरू से ही चली आ रही है। वो ऋषियों ने हमको इस तरह से सिखाया है कि हम अपनी कम आर्थिक पैसे में भी किस तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। हमें संतोषी बनाने की कोशिश की है उन्होंने, है ना। तो मुख्य लक्ष्य क्या बताया मैंने आपको? ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति। उस मोक्ष की प्राप्ति को करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हम उपासना, साधना, आराधना नहीं करेंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो ईश्वर के जो गुण है, भगवान के जो गुण हैं, उन्हें हमें अपने अंदर धारण करना होता था और उसको करने के लिए हमें धार्मिक बनना होता था। धर्म की जो क्रियाएं थी वो करनी होती थी। जैसे आपको बताया था ना अभी कि यह जो है धर्म और धार्मिक क्रियाओं पर आधारित है वो शिक्षा। तो आपको जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया, वहाँ पर गुरुकुल में एडमिशन लिया, तो क्या होता था, जो अपने घर के कपड़े होते थे उसको वहाँ उतार देते थे वो गुरुकुल में जाते ही। जो वहाँ की यूनिफॉर्म होती थी, धोती कुर्ता, उसको वो पहन लेते थे बच्चे जो थे। और उसके बाद में उनकी जो प्रक्रिया चलती थी डेली की, वो क्या थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त जिसको 4 बजे बोलते हैं, है ना। तो 4 बजे तड़क में उठे, फिर शाम को हम जल्दी सो जाते थे, 8 बजे सो जाना या 8:30 बजे सो जाना। उस टाइम घड़ी वगैरह तो थी नहीं हमारी, लेकिन कुछ इन्होंने अपना बना रखा होगा सिस्टम ऐसे ही। तो उसके बीच की जो क्रियाएं थी, हमारी क्लास भी लेते थे हम लोग, हम संध्या वंदन भी करते थे, पूजा भी करते थे भगवान की, यज्ञ भी करते थे। यज्ञ करना वही सिखाते थे उनको वो। और तो इस प्रकार से जाप का मतलब होता है जप करना, यज्ञ करना वहाँ पे सिखा दिया। गायत्री मंत्र था उस टाइम जो थी, तो गायत्री मंत्र की उपासना करते थे वो, गायत्री मंत्र सिखाते थे बच्चे को। तो योग भी सिखाते थे बच्चों को। तो सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं वो सिखाते थे। तो धार्मिकता का समावेश हो गया बच्चों में। और उस तरफ जब बढ़े तो वो ईश्वर भक्ति की तरफ भी बढ़ गए। जब ईश्वर भक्ति की तरफ बढ़ गए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति वो मिली ही मिली है। उनका लक्ष्य वो पूरा होना ही होना है ना। तो दूसरा हमारा ये उद्देश्य पूरा होता है शिक्षा के उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य चरित्र का विकास या चरित्र का निर्माण करना, है ना। चरित्र का निर्माण करना या चरित्र का विकास करना, ये सब चीजें आ सकती हैं। निर्माण करना और चौथा हमारा आ जाएगा यहां पर व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, या आपका डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर फॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं हम। और पांचवा आ जाएगा हमारा नागरिकता एवं सामाजिक कर्तव्य लिख सकते हैं या भावना कर सकते हैं। सामाजिक कर्तव्य का पालन करना। तो फिलहाल ये हम 3 चीजें और देखते हैं अभी। चरित्र का विकास करना या उसका निर्माण करना। अब बच्चों ने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू हो गई गुरुकुल में, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं अगर हम पुरानी बातों पर नज़र डालें प्राचीन काल की, तो अच्छे ही व्यक्ति बनाने की कोशिश करते होंगे वे। अब की शिक्षा और उस जमाने की शिक्षा में अगर हम अंतर करें तो आज की शिक्षा में तो चरित्र के विकास की तरफ कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं है ना। टीचर्स को क्या है, अपना सिलेबस जो मिला हुआ है, अपना जो पीरियड मिला हुआ है, अपने पीरियड में पहुंचा, बच्चों को ज्ञान दिया, 40 मिनट का 50 मिनट का जो पीरियड है, और फिर अपना टन घंटी बज जाती है, पूरा हो गया।
तो जितने भी हमारे 6 पीरियड है, 7 पीरियड है, 5 पीरियड है, हमने अलग अलग विषयों में अलग अलग टीचर से अलग अलग ज्ञान लिया और अपने घर चले जाते हैं। तो चरित्र की बात तो कहीं नहीं आई इसमें। लेकिन गुरु आश्रम में बच्चों को चरित्रवान बनाने की कोशिश की जाती थी। जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है वो समाज में जीने लायक नहीं होता है। उसको समाज जो है एक कलंक के रूप में देखता है। वो अपना सीना ठोक करके, माथा ऊंचा कर करके नहीं चल सकता है। चरित्रवान व्यक्ति चल सकता है। वो एक विश्वसनीय व्यक्ति होता है, एक विश्वसनीय पात्र होता है, उस पर सब विश्वास कर सकते हैं, है ना। उसको हर चीज जो है उसको विश्वास योग्य होती है उसकी, और चरित्रहीन की कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो उस पर सब चीज, सब लोग जो है संदेह करते हैं उस पर। तो चरित्र को बनाने के लिए कुछ गुण भी होते हैं। हमें अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी, अहिंसावादी बनेंगे, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है ना, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी भी उसके वो रहे हैं पालन करने वाले। अहिंसा तो शुरू से सिखाते आ रहे हैं कि अहिंसा हमारा परम धर्म है। सत्य पर चलना, झूठ ना बोलना, है ना, और आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना। बहुत से सामाजिक गुण हैं। दूसरों का आदर करना, दूसरों के विचारों को सुनना, दूसरों का सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, छोटों को स्नेह देना, उनको प्यार करना, जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको ईमानदारी के साथ निभाना, परोपकार की भावना, दया की भावना, उपकार की भावना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए। तब जा कर के हम एक गुड कैरेक्टर वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन बच्चों को वहाँ पर सिखाई जाती थी। वो सारे जो टीचर्स होते थे, एक गुरु है या 2 गुरु वाला आश्रम है जो भी है, तो वो उन चीज़ों को सिखाते थे। और खाली किताबों से नहीं सिखाना है उनको, अपने चरित्र से सिखाना है। अपने चरित्र से कैसे सिखाना है देखो, मैं बताता हूँ। मान लिया मेरा पीरियड 10 बजे है और 10 से 11 बजे तक का 1 घंटे का मेरा पीरियड है, तो मैं अपनी क्लास में 10 बजे एंटर कर जाऊं। बिल्कुल बच्चे चाहे वहाँ हो चाहे ना हो, मुझे एंट्री करनी है 10 बजे। तो क्या होगी, ये टाइम की पंक्चुअलिटी होगी, समयबद्धता जिसको कहते हैं। मैं पहुँच गया और अपना पीरियड मैंने दिया 1 घंटे का, और उस पीरियड में जो मुझे सिखाना था, जो मैं अपना डेली का एक लेक्चर में, जो मैं एक लेसन प्लान बना करके अपने माइंड में लेकर के चला हूँ कि मुझे आज बच्चों को ये बताना है, तो अगर मैंने वो दे दिया 1 घंटे में, तो मैं अपने को गौरवान्वित समझूंगा कि मैंने उस पीरियड का सदुपयोग किया है। तो क्या होगा, समयबद्धता भी आ गई, कर्तव्य पालन भी आ गया। अब मैं बच्चों से कह सकता हूँ, अगर बाहर से बाहर में आ रही है वो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर लगती है ना, ये कोई 5 मिनट बाद आ रहा, कोई 2 मिनट बाद आ रहा, तो उन बच्चों को मैं कह सकता हूँ, बच्चों टाइम से आओ क्लास में, क्लास में समय से आओ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं समय से वहाँ पर पहुँच गया और मैंने जो उनको सिखाया है उस पीरियड में, तो उनका ध्यान जो है मेरी तरफ ही होना चाहिए, किताबों की तरफ होना चाहिए। जो बच्चे खिड़की में बैठे तो इधर उधर नहीं झांकना चाहिए उनको। अगर मैं इधर उधर की बात करूँगा उनसे तो फिर वो इधर उधर भी झांकेंगे। उनको मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि तुम इधर उधर क्यों झांक रहे हो, क्योंकि उनके मतलब की बात मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अपने चरित्र से सिखानी पड़ती है दूसरों को। अपना एक आदर्श, अपने को एक आदर्श, अपने को एक मॉडल बना करके प्रस्तुत करना है हमें छात्रों के सामने। तो वो जितने भी गुरु होते थे अपने चरित्र से सामने वाले बच्चों को एक संदेश देते थे कि जिस तरह से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, जिस तरह से एक कैरेक्टर के गुण मेरे अंदर है, वही गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से वो चरित्र का निर्माण वहाँ पर होता था और चरित्र का विकास होता था। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी देखिए 2 तरह की होती है। आप लोग किसे मानते हो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी किसे मानते हैं आप?
नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, ये तो उसके अंदर की चीज़ होगी। एक कह देते हैं कि गुड पर्सनैलिटी है, कह देते हैं, तो किसे मानते हैं आप, क्या है गुड पर्सनैलिटी? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। दो तरह की पर्सनैलिटी होगी, एक तो अपनी बॉडी होगी, स्ट्रक्चर हो गया ना, कह देते हैं वो बहुत सुंदर है, या वो लंबी पर्सनैलिटी का आदमी है, या थोड़ा ठीकना पर्सनैलिटी का आदमी है। एक तो ये तो भगवान ने जो हमें दे दिया स्ट्रक्चर, गोरा है, काला है, सांवला है, लंबी बॉडी है, ठीकनी बॉडी है, जैसा भी है ना। तो एक तो हमारी पर्सनैलिटी यह होगी, लेकिन इसको भी फिर हम मेंटेन करना आना चाहिए हमें। बंद हो गया, वो डाउन हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो अपने को मेंटेन कैसे रखेंगे हम? सुबह डेली हमें नहाना, दांतों की ब्रश करना, हमें जो नित्य क्रम हमारे, अगर हम डेली नहा करके आएंगे और वेल अपने कपड़े अच्छे होंगे, प्रेस वाले, साफ सुथरे होंगे, नए ना हो, धोए हुए हो, सभी तो नए रोज नहीं पहनता है, तो एक अच्छा लगेगा व्यक्ति जो है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी उसमें लगेगा नहीं ठीक। और अगर ऐसे ही जैसे हम सोए थे, मुंह भी ढंग से हमने नहीं साफ किया है, बाल भी हमने नहीं संवारे हैं, तो उसको अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे बस वही माली सा है कोई ये, या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये लगेगा नहीं देखने में। तो एक तो ये चीज़ होगी। फिर जो तुमने बताया व्यवहार कुशलता, जीवन शैली उसकी कैसी है, बातचीत करने का ढंग कैसा है उसका, दूसरों के सामने अपने को कैसे प्रस्तुत करता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। एक जो अच्छे व्यक्ति में गुण होने चाहिए, क्या वो उसके अंदर गुण है या नहीं है, तो उन दोनों चीज़ों को मिला करके एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है ना। एक मान लिया छोटे से कद का व्यक्ति जो है भाषण दे रहा है, तो उसका प्रभाव कम पड़ता है,